दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले दोस्तों मैं आपको 2 कमाल की वीडियोस दे चुका हूं जो कि आपके लिए देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखा नहीं तो आप जरूर से देखना। डिस्कशन किया है मैंने, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर किए और भी काफ़ी सारे डिस्कशन हो चुके हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कल का बाजार कैसा कर सकता है उसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। एक कंपनी है उसके स्टॉक के ऊपर बातचीत करते हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस लेते हैं, एक फंड है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे डाउ जोन्स की क्लोजिंग आप देखोगे तो 309 पॉइंट्स की गिरावट के साथ में क्लोज किया था। हमने जब वीडियो के अंदर बात की थी तो ऐसा ही कुछ था और रिकवरी नहीं थी। नेस्डे को देख सकते हैं, यहाँ पे रिकवर के साथ में क्लोजिंग किए, 30 पॉइंट्स ऊपर है। लेकिन वही बात है कि कल तो चलो नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते के अंदर एक रिजल्ट आएगा एनवीडिया के। उसको देखने के बाद में टेक कंपनीज प्लस या माइनस का रिएक्शन देगी और साथ में इंडियन कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर भी उठापटक देखने को मिलेगी। कल के दिन काफ़ी मोटा माल बेचा, मैं आपको बता चुका था आईटी कंपनी से निकले हैं एफआईज। आईटी कंपनी सबसे खराब की थी सेक्टोरियल चार्ट के अंदर और उसकी वजह से आपने देखा कि यहाँ पे 5,000 करोड़ की बिकवाली हो गई। क्वेश्चन ये बनता है कि एफआईज ने कैश में बेचा है तो क्या एफएनओ में क्या करिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या करिए। तो वो भी डेटा हमने डिस्कस किया था। एफएनओ के अंदर भी बिकवाली है। इंडेक्स के फ्यूचर बेच दिए है 1,800 करोड़ के, स्टॉक के फ्यूचर भी बेचे हैं 316 करोड़ के। तो एफआईज अभी काफ़ी नेगेटिव है। अगर कुछ अच्छा डेटा आ गया तो एफआईज 2 मिनट के अंदर घूमेगी, लेकिन वो डेटा आना चाहिए अच्छा। अब देखिए अगले जो हफ्ते हैं कौन कौन से इवेंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। एफओएमसी मीटिंग की मिनट्स यानी मीटिंग की जो समरी होती है वो यहाँ पे बताई जा रही है। लेबर डेटा जॉब रिपोर्ट ये आपको देखने को मिलेगी एक्सपेक्टेड ऑन नवंबर 20 और उसके हिसाब से यहाँ पे चीज़ें डिसाइड की जाएगी कि आगे चल के रेट कट होगा या फिर नहीं। क्योंकि पॉवेल ने तो साफ मना कर दिया कि अगली बार हम हो सकता है कट नहीं करें, जो होना था हो गया, अगले साल देखते हैं। डेटा अगर अच्छा आ गया तो हो सकता है इस साल एक और कट हमको देखने को मिल जाए। एआई रिलेटेड स्टॉक्स पिछला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट के अंदर था एआई कंपनीज को लेकर। यूएस मार्केट की बात करूं, एनवीडिया ये देखा जाएगा इसको कि इसके रिजल्ट कैसे आते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो काफ़ी बड़ी गिरावट हमको एनवीडिया में देखने को मिल सकती है। काफ़ी शॉर्ट पोजीशन बनी है एनवीडिया के अंदर। यूएस का डेटा अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, बट यूएस मार्केट है, वहाँ पे एक दिन के अंदर पैसे बनते तो क्या है लेकिन बिगड़ते हुए तो मैंने काफ़ी इन्वेस्टर्स को देखा है कि जो शॉर्ट सेलिंग करके रखते हैं और स्टॉक ऊपर चल जाता है, बहुत गंदी हालत होती है, बहुत पैसे डूबते हैं। अब माइकल जे बरी ने तो अपना नाम ले लिया कि हम हमारे फंड का कर देते हैं टर्मिनेशन, अपने घर से बैठ के काम करूंगा। तो डेटा शायद उनका अपने को नहीं मिले, उन्होंने भी शॉर्ट पोजीशन लिए। देखते हैं क्या होता है, एनवीडिया के रिजल्ट कैसे आते हैं और किस तरह से अपनी जो इंडियन डेटा सेंटर कंपनीज है वो परफॉर्म करती हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील जो कि अभी तक हुई नहीं है, पता नहीं कब होगी, तो इसको लेकर भी कुछ बातें होगी तो वो सुनना इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कुछ रहा नहीं इंपॉर्टेंट यहाँ पे, क्योंकि कुछ आउटकम नहीं निकल रहा है तो तब तक क्या ही बोले। गोल्ड के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, अच्छी खासी तेजी देखने को मिली गोल्ड के ऊपर। अपन ने अभी बात की थी आज के फर्स्ट वीडियो में, उसके ऊपर भी आप ध्यान देना। हमने देखा कि गोल्ड वैसे नीचे था, लेकिन थर्सडे को नीचे था, लेकिन उसके बाद में फ्यूचर मार्केट के अंदर पॉजिटिव टेरिटरी में गोल्ड बंद हुआ। तो गोल्ड वैसे पॉजिटिव है चार्ट के अंदर, क्योंकि एक गिरावट दिखाई उसके बाद में रिवर्सल दिया, अब ऊपर जाने की कोशिश करा है, तो इसको पॉजिटिविटी बोलते हैं। देखते हैं कब कैसा पहुंचेगा ऊपर या फिर किस तरह की गिरावट होती है गोल्ड के प्राइजेस में। अब देखिए कंपनी है विशाल मेगा मार्ट, कल हमने इसको लेकर डिस्कशन किया था और रिजल्ट के साथ में मैंने अपने व्यूज़ पे आपको दिए थे, क्वेश्चन किया था किसी ने, तो आज एक न्यूज़ है उसको भी चेक कर लेते हैं। न्यूज़ दोस्तों ये है कि कंपनी की गाइडेंस आई है और कंपनी की गाइडेंस के अंदर कंपनी की गाइडेंस है ही नहीं। इसको एक नेगेटिव न्यूज़ के रूप में हम देख सकते हैं। शाम को 8 बजे का डेटा है और उसके अंदर आप देख सकते हैं गाइडेंस है। मैनेजमेंट ने बोला है कि वो नहीं प्रोवाइड करेंगे कोई भी फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस, आगे की गाइडेंस हम नहीं देंगे। इसको भी हम डीमार्ट के साथ में कंपेयर कर लेते हैं, बट डीमार्ट की सिचुएशन अभी ऐसी है, वो गाइडेंस नहीं दे पा रहे। तो हो सकता है रिटेल सेक्टर में ये सब चल रहा हो तो गाइडेंस नहीं दी है इन्होंने, ठीक है। कौन कॉल में ये अपडेट मिली है। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे पूछा है फ्यूचर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ट्रिपल एस जी ट्रेंड। मैनेजमेंट ने डिक्लाइन कर दिया कि नहीं बताऊंगा, हमको नहीं पता आगे चल के कौन सी कंडीशन होगी, कैसी होगी, उस हिसाब से। साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी ने फिर मना कर दिया, कोई भी कैपेक्स की गाइडेंस भी नहीं दूंगा। मैनेजमेंट ने बोला कि नहीं पता है अपने को कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितने ज़्यादा स्टोर्स हम यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। अल्टीमेटली नो गाइडेंस मतलब वीक गाइडेंस, ऐसा मार्केट मानता है। कल देखते हैं कि किस तरह की सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी स्टॉक तो फिलहाल नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, बुलिश चार्ट था।
13% नीचे होगा, मैंने बात की थी इसको कि 20% गिरेगा, तो फिर देखेंगे सपोर्ट पे क्या होता है, या फिर ये निकलेगा जब देखना चाहिए, क्योंकि अभी जो गिरावट है उसको कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है। जिस तरह की गाइडेंस है उसको देखते हुए ऐसा ही लगता है। बाकी देखते हैं कि कल कैसे रिएक्शंस इसमें आते हैं। सो अब दोस्तों कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जो भी चार्ट अपन डिस्कस करते हैं, ये डेली है या मंथली, ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, ना डेली है ना मंथली है, मैं मोस्टली वीकली चार्ट देखता हूँ और आपको भी वीकली चार्ट ही दिखाता हूँ, ठीक है। सो जब मैं कुछ नहीं बोलूँ तो ये मान लो कि वो चार्ट वीकली है। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ कि ये डेली चार्ट है या डे चार्ट है, जैसा कि मैं बोलता हूँ, तो समझ जाओ कि वो डे चार्ट है। मंथली नहीं देखता हूँ, वीकली देखा जाता है, क्योंकि शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के बीच का उसमें मिल जाता है कि किस तरह की सिचुएशन है। बाकी डे चार्ट के अंदर हम शॉर्ट टर्म के बेसिस पे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, फैंग की बात नहीं कर रहे सर, अभी तो वो मिल रहा है। देखो, अब क्या ही बात करें, जब मिलना नहीं चाहिए तब तो मिलता है, और जब मिलना चाहिए जब नहीं मिलता है। वो आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपको दिया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन नाम की भी चीज़ होती है कि पहले तो पंप किया, खरीदा, अब वो जिसने खरीदा है, बड़े प्लेयर्स ने, वो बेचेंगे तभी तो पैसा बनेगा। रखने से तो दिखता है, लेकिन हाथ में बेचने से आता है पैसा। सो वो बेचेंगे तभी तो आपको मिलेगा, तभी आप खरीदोगे। सो मैं एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, क्योंकि आपको पता ही है लास्ट वीक जो एआई कंपनीज थी उनको लेकर नेगेटिविटी देखने को मिली है। बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं। आई थिंक फैंग के अंदर एनवीडिया भी है, तो इसको लेकर पहले से डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया, यानी जो भी प्रॉफिट कमाया था वो बुक कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से और तेजी आएगी या नहीं आएगी वो किसी को पता नहीं है, तो ये तो एक सट्टा हो गया खेलना कि खरीद लेते हैं, तेजी आ गई तो ठीक है, और नहीं आए तो फिर वो नीचे जाएगा। सो वो करना है तो उसी के लिए ओपन है, कर सकते हैं। बाकी आपको देखना पड़ेगा कि एनवीडिया के रिजल्ट कैसे आते हैं, क्योंकि जहाँ पे ग्रीड होती है वहाँ पे बाय बनता है, और जहाँ पे फियर होता है वहाँ पे सेल बनता है। सो ये जो ETF है ना, ये गिरते भी है, 20% भी गिरते हैं, 30% भी गिरते हैं, बट वो कब गिरेगी वो पता नहीं है। सो मोमेंटम प्ले करना है, रिस्क लेना है तो फिर देख सकते हैं, लेकिन लिया और रिजल्ट खराब आए और नीचे गया तो बेच नहीं सकते, क्योंकि फिर वो सर्किट के अंदर ही जाता है। जैसे आप अभी बाय नहीं कर पा रहे हो तो वैसे बेच नहीं पाओगे। तो इतना बुरा क्या हो सकता है क्या? देखो, मुझे पर्सनली नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ETF में 100% एनवीडिया नहीं है। आप एनवीडिया का शेयर नहीं ले रहे हो, आप 10 कंपनी के स्टॉक ले रहे हो जिसमें 10% एनवीडिया है। बाकी 90% के रिजल्ट ऐसा तो है नहीं कि इनकी वजह से खराब हो जाएंगे। सो बट वही है ना, गेन थोड़ा सा कम बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है, तो वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। आगे चल के कुछ दिखेगा मुझको, कुछ अट्रैक्टिवनेस दिखेगी, तो मैं उसके हिसाब से बात कर लूँगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जब से चैनल शुरू हुआ है तब से फॉलो किया है, काफ़ी कुछ सीखा है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट ये की गई, जियो ब्लैक रॉक फ्लैक्सी कैप फंड को डिस्कस करो, क्योंकि इसके अंदर एग्जिट लोड नहीं है और चार्जेस भी नहीं है। सो चार्जेस नहीं है तो वो कमाएगा कैसे जियो ब्लैक रॉक? तो चार्जेस तो होगा, बता देता हूँ आपको आगे चल के। पॉइंट ये है कि आपको फ्लैक्सी कैप खरीदना है, तो फ्लैक्सी कैप का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, कि फंड मैनेजर के अंदर इतना तो दिमाग हो कि मार्केट जब बहुत ऊपर हो तो थोड़ा सा पैसा मार्केट से निकाल के डेट में लगा दें। तो उसी फ्लैक्सी कैप को खरीदना है जिसके फंड मैनेजर में फ्लेक्सिबिलिटी वाला दिमाग हो। उसको नहीं खरीदना है जिसको काम ही नहीं करना है, वो तो लेके बैठ के 100% इक्विटी उसके अंदर कुछ ऊपर कुछ नीचे करते रहेगा, वो मतलब नहीं है। सबसे ज़्यादा जो दिमाग चलाता है फ्लेक्सी कैप के अंदर फंड मैनेजर, वो है पराग परिक फ्लेक्सी कैप, क्योंकि वो यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है। वो कभी कभी रीट भी खरीद लेता है, रियल एस्टेट में पैसे डाल देता है, कभी डेट में डाल देता है, तब जाके वो स्टेबल रिटर्न्स दे पाता है। सो यहाँ पे मैंने देखा कि ये क्या कर रहा है इसका मैनेजर, तो इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि 100% इक्विटी खरीद के बैठे हुए हैं, जो कि ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। इक्विटीज़ में आप देखोगे ना तो मेजरली लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, तो ये सब इनकी इक्विटी है। इसमें हाँ, एक अनलिस्टेड कंपनी भी खरीदी हुई है, NSE। सो NSE के शेयर्स इनके पास में, ये अनलिस्टेड मार्केट से इसको लिया है। सो ये कुछ कंपनीज हैं। अब हम ये देखते हैं कि एलोकेशन कैसा है। तो एलोकेशन चलो फिर भी अच्छा है इनका, कि मिड कैप के अंदर भी है, स्मॉल कैप में भी है। पराग पारिक ने मेजरली लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रखा है। सो यहाँ पे हम इसको प्लस पॉइंट दे देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप फ्लेक्सी कैप लेते हो स्टेबिलिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, तो नहीं है, सही है। मिड कैप और स्मॉल कैप ये तकरीबन 35% हो चुके हैं, ये पोर्टफोलियो को अप्स एंड डाउन्स करवाएंगे। डेट का सपोर्ट है नहीं, कि कर्जे में क्या होता है, फिक्स ब्याज मिलता है, तो उसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहता है, वो यहाँ पे नहीं है। तो सेफ्टी के लिए लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, और हो सकता है अभी अच्छा कर जाए, क्योंकि जब भी फंड्स लॉन्च होते हैं तो मार्केट कैप इनका AUM कम होता है, तो ये छोटी कंपनी इसमें हिस्सा ले लेते हैं, तो उस हिसाब से
अच्छा कर देते हैं शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट अच्छा होता है। सो इसका जो फंड साइज है 1800 करोड़ का है ओनली, बहुत छोटा है। और इसमें एक्सपेंस रेशियो है आधे परसेंट का, जो आपने बोला था चार्जेस नहीं है तो है इसमें आधे परसेंट का। एग्जिट लोड नहीं है, आप बेचो कभी भी लो, आप आज लो कल बेचो परसों बेचो वो कर सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। वो फ्लेक्सिबिलिटी इसने आपको दी है। पराग परी की बात करते हैं, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे क्या है, 1,25,000 करोड़ का फंड साइज है। साथ में आप देखोगे तो ये फ्लेक्सी कैप प्रॉपर जो होना चाहिए वैसा है, क्योंकि इक्विटी में 74% है, डेट में 22% है। हेज इक्विटी भी इसके अंदर है, यानी कुछ इक्विटी के फ्यूचर्स बेचे हुए भी है, पुट बाय भी की है। किनको लग रहा है कि कंपनी अगर अच्छा नहीं करी तो मेरे पैसे डूबेगे, तो चलो उसमें पैसे बन जाएंगे, वो किया इन्होंने। रियल एस्टेट में छोटा मोटा कर दिया इन्होंने इन्वेस्टमेंट। यहाँ भी यूएस इक्विटी मेंशन नहीं है, मेरे हिसाब से 10% यूएस इक्विटी, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, ये कंपनी आती है। चौथी कंपनी एक और है, मेटा भी है। हाँ, ठीक है, ये 4 कंपनीज है, सिंपल कंपनीज हैं। इसमें चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं, आधा परसेंट नहीं है, 0.63% है। एग्जिट लोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से समझा देता हूँ। अगर आप अपने फंड का 10% इन्वेस्टमेंट से कम का बेचते हैं तो बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा बेचते हैं तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा 2%, अगर आप 1 साल के अंदर बेचते हैं। 1 साल से अंदर बेचा, 10% ज़्यादा बेचा, 2% देना पड़ेगा। 2 साल से कम अवधि में बेचा लेकिन 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, यानी 13 महीने में बेचा, 13 से लेकर ऊपर जो भी महीना जा रहा है, 2 साल में 24 तक आपने बेचा, उसमें आपको देना पड़ेगा 1% ओनली। सो ये एग्जिट लोड है। ये इसलिए क्योंकि डेट जो इन्होंने लिया है जिस पर अच्छा ब्याज मिल रहा है, उसका एक मैच्योरिटी का टाइम होता है कि इतने साल तक का हमने वो लिया है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे करते हैं। इसलिए आप एग्जिट करोगे तो आपको लोड देना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा नहीं है। अब देखो यूटीआई फ्लेक्सी कैप, ये हम देखते हैं, इसका डेटा काफ़ी पुराना है तो उसको चेक कर लेते हैं। 1994 से 2003 तक, इतने साल पहले तो चला नहीं तो क्या हुआ, चला नहीं तो बहुत छोटी बात है, तो 51% आपका पैसा डूब हो गया। 51% पैसा नीचे, 95, 6, 7, 8, 9, 10, 6 और 3, 9 साल तक आपका पैसा नहीं बनेगा। ऐसा मतलब नहीं बना, अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो ऐसा भी था इसके अंदर। ये क्यों था, क्योंकि ये जो फंड्स होते हैं ना, ये सीधा इन्वेस्ट करके चलते हैं इक्विटीज़ के अंदर, और ये फिर दिक्कत हो जाती है, डेट में इनका नहीं होता है। अब जेएम का भी देख लेते हैं, देखो दोनों में कितनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, अप्स एंड डाउन है। अब इसके साथ में पराग को कंपेयर करूँ तो आप सीधा इसका लाइन देख सकते हैं, या आपको स्टेबल देखने को मिल रहा होगा, रिटर्न्स भी ज़्यादा है। सो जियो ब्लैक रॉक मेरे हिसाब से रिस्की है, अप्स एंड डाउन्स आपको दिखेगी। अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में है मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप का मिश्रण है, मल्टी कैप है, तो लेने की नहीं है रिक्वायरमेंट, क्यों मतलब फालतू में इतने सारे फंड्स को जगह दें। लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी टाइम देना चाहिए, उसको देखना चाहिए कैसा क्या वो परफॉर्म करता है। पराग पारिक से कंपैरिजन उसका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले दोनों वीडियोस देख लेना, कल की दोनों वीडियोस देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।